देखिए, यहाँ पर ना हम ये देखेंगे महासागरीय अधस्तल की बनावट, यानी ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे ना कि पहले कुछ बेसिक बातें इसकी समझ लीजिए। जैसे समझ लीजिए कि ये है स्थल, ठीक, और स्थल में ये पूरा एरिया समुद्र वाला है, ठीक, और इसमें ऐसे भरा हुआ है पानी, ठीक। मतलब ये क्या हो गया, ये सागर तल है, ठीक, ये समुद्र तल है और यहाँ पर ऐसे ये सब पानी भरा हुआ है। तो हम इसमें ये देखेंगे ना कि यहाँ ये जो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया दिख रहे हैं, इसके ऊपर जो पानी भरा हुआ है ये अधस्तल है ना। ये क्या है, अधस्तल, ठीक। ये इसकी बनावट किस प्रकार की है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे पर्वत निकले रहेंगे, कहीं कहीं कोई कोई पर्वत तो समुद्र तल के ऊपर भी आ जाता है ना, और बहुत ज़्यादा ऐसे कभी कहीं खाइयाँ भी मिलेंगी। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिलता है समुद्र तल के नीचे अधस्तल में, ठीक। तो इस पूरे एरिया की बनावट है कैसी, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक। देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका ये वाला टॉपिक, ठीक। इस भाग में हम धरातलीय तल महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीप के वितरण को समझने में मददगार होंगे, ठीक है ना। मतलब क्या है कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो सागर तल है, सागर तल अभी हमने बताया क्या होता है, ठीक है ना। सागर तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो महासागर महाद्वीप के वितरण को समझने में मददगार होंगे, ठीक। देखिए, महासागरीय तल की आकृतियां अध्याय 13 में आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। मतलब जो अभी हमने आपको ये बताया कि समुद्र तल है ना, समुद्र तल का ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो पर्वत पठार बन जाते हैं ना समुद्री, यहाँ पर समुद्री गर्त वगैरह बन जाते हैं, इन आकृतियों के बारे में अध्याय 13 में पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो सागरी तल है ना, उसकी बनावट से संबंधित कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे, है ना, जो हमें ये बताएगा कि जो ग्लोब है हमारा, ग्लोब पर महाद्वीप और महासागर का वितरण किस प्रकार है, ठीक। देखिए, यहाँ समझिए कि गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर, है ना, किससे, गहराई और उच्चावच। उच्चावच मतलब क्या होता है कि जैसे अब समुद्र तल के अंदर जो खाइयाँ हैं, जो पर्वत टाइप के बने हुए हैं समुद्र के अंदर, ठीक, तो वही एक गहराई और उच्चावच के प्रकार के आधार पर सागरी तल को, ठीक, मतलब इस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर पूरा ऐसे पानी भरा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं कि गहराई और उच्चावच के प्रकार के आधार पर सागरी तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है ना। कौन कौन से, देखिए, पहला तो महाद्वीपीय सीमा। महाद्वीपीय सीमा क्या होता है, जैसे महाद्वीप है और जहाँ ये ख़त्म हो रहा है, ठीक, जहाँ ये ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, फिर आगे समुद्री सीमा, ठीक। तो पहला हो गया महाद्वीपीय सीमा, ठीक। दूसरा हो गया कि गहरे समुद्री बेसिन, मतलब क्या हुआ, जहाँ पर ये समुद्री एरिया है, ये गहरा समुद्री बेसिन। और तीसरा हम देखेंगे मध्य महासागरीय कटक, मतलब जहाँ पर ये इसका एरिया समाप्त हो रहा है, जहाँ से दूसरी प्लेट शुरू हो रही है, किसी और कोई और कंटिनेंट की प्लेट, ठीक, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर ये है कि महाद्वीपीय सीमा क्या है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन किसे कहेंगे, ठीक। देखिए, ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है, ठीक। कहाँ का भाग है, जो महाद्वीपीय किनारा है और जो गहरा समुद्री बेसिन है उसके बीच का भाग है, ठीक। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी सागरी खाइयाँ आती हैं, ठीक। तो ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या होता है, महाद्वीपीय सीमा में क्या आएगा, महाद्वीपीय किनारा, गहरे समुद्री बेसिन के भाग, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी खाइयाँ, ठीक, गहरी सागरी खाइयाँ दिखेंगी। देखिए, महासागरों व महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए,
है ना, गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण रोचक हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए वितलीय मैदान। ठीक, वितलीय मैदान देख लीजिए, ये विस्तृत मैदान कहाँ है, महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जैसे हमने बताया था ना, ये कॉन्टिनेंट हो गया, अब ये वाला हो गया उसका जो महाद्वीपीय ये ढाल हो गया। ठीक, और यहाँ पर गहरी समुद्री खाइयाँ हैं। ठीक, और यहीं पर ऐसे मैदान हैं किसके, समुद्र के अंदर। ठीक, देखिए वितलीय मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहकर लाए गए अवसाद, ठीक, इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। ठीक, ये कौन सा एरिया हो गया, वितलीय मैदान क्या हो गया कि जो महाद्वीप है ना, जैसे महाद्वीप है तो महाद्वीप की कुछ मिट्टियाँ यहाँ से मिट्टियाँ कट करके समुद्र में बहुत गहराई तक डिपॉजिट हो जा रही है ना, तो वहाँ तक का पूरा एरिया क्या कहलाता है, वितलीय मैदान कहा जा रहा है। ठीक है ना, इनके तटों से दूर निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब ये तट हो गया, इसके तटों से बहुत आगे तक ये मैदानों में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, मध्य महासागरीय कटक किसे कहेंगे, मिड ओशन रिज। ठीक, देखिए मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। ठीक है ना, मतलब जैसे ऐसे दो पर्वत है, समुद्र के अंदर की बात करें, दो पर्वतों के बीच की ये श्रृंखला है। ठीक है ना, देखिए महासागरीय जल में डूबी हुई, ठीक, यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होती है ना। देखिए इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर, ठीक, एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और उसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्वमंडल इसकी विशेषता है। ठीक, देखिए मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं, जैसे अब समझ लीजिए, जैसे अब ये एरिया हो गया, ठीक, मतलब ये स्थल हो गया, ये समुद्र का एरिया हो गया, और यहाँ से दूसरी स्थल एरिया हो गया, तो ये मध्य महासागरीय कटक की बात कर रहे हैं जहाँ पर दो पर्वत श्रृंखलाएं जुड़ती हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ से कि मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में क्या होता है, सक्रिय क्षेत्र होते हैं। ठीक, पिछले अध्याय में मध्य महासागरीय ज्वालामुखी के रूप में ऐसे ज्वालामुखी की जानकारी दी गई थी ना, पिछले वीडियो में ये मैंने बताया भी था आपको। ठीक, अब यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है आपका भूकंप ज्वालामुखी का वितरण। ठीक, तो भूकंपी गतिविधि और ज्वालामुखी वितरण द्वारा दिए गए चित्र को देखते हैं ना। ठीक, इसका अध्ययन करते हैं सबसे पहले। देखिए ये जो चित्र दिख रहा है ना आपको, यहाँ देखिए ये है पूरा अटलांटिक महासागर का एरिया। ठीक, ये पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर है ना ये। तो इसमें आप ये देखिए कि बीच में ऐसे डॉट डॉट एक लाइन आ रही है। ठीक, यही है आपका छिछला भूकंपी केंद्र, ये है मध्य अटलांटिक कटक। ठीक, मध्य अटलांटिक कटक के सहारे ही देख रहे हैं ये छिछले भूकंपी केंद्र है, और यही शाखा आगे जा कर के देखिए ये हिंद महासागर की तरफ एक चली गई है, और दूसरी शाखा देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये दक्षिणी अमेरिका से होते हुए एक शाखा तो इधर चली जा रही है। ठीक, और दूसरी शाखा देखिए ऑस्ट्रेलिया के इधर दक्षिण से होते हुए सीधे इधर आ रही है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं ना, ये क्या है, भूकंपी क्षेत्र है। ठीक, और देखिए इस तरीके की जो संरचना बनी है ये गंभीर भूकंपी क्षेत्र है। ठीक, ज्वालामुखी उद्गार भी ना इसी के किनारे किनारे होते हैं, देख रहे हैं ना, ये इसी के किनारे किनारे ये जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं ना, ज्वालामुखी उद्गार, ये पतली पतली बिंदु, ये सब किनारे किनारे यहाँ पर ऐसे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। ठीक, इसके किनारे किनारे, इसीलिए तो ये प्रशांत महासागर का एरिया है, तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है ना, और ये हो गया आपका अटलांटिक कटक। ठीक, तो अटलांटिक कटक में आप देख ही रहे हैं कि ये बीच में अटलांटिक कटक के सहारे सहारे ये भूकंपी क्षेत्र है। ठीक, एक लाइन डॉट 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 करके बन रही है। इस मैप को आप ठीक से देख लीजिए ना, इसी में आपका दिखाया है कि ज्वालामुखी और भूकंप का वितरण है। ठीक है ना, तब तस्थल ये सब इसी में दिखाया है। ठीक, एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, हम कहाँ थे, यहाँ पे है ना।
ठीक, तो यहाँ पर आपने चित्र में देख ही लिया है ना। अब देखिए, आप अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में देखा भी आपने कि बीच में ऐसे कटक बना हुआ था। मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समांतर है ना एक बिंदु रेखा देखेंगे, यह आगे हिंद महासागर तक जाती है। ठीक, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ये क्या हुआ पहले समझ लीजिए कि अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समांतर एक बिंदु रेखा देखेंगे, यह आगे हिंद महासागर तक चली जाती है। ठीक, एक बार ठीक से देख लीजिए फिर से इसको। ये देखिए यहाँ पर है, ठीक, ये तट रेखा है। इस तरीके से तट रेखा के एकदम समानांतर में बीच में मध्य अटलांटिक कटक ऐसे जा रही है। ठीक, एक हिंद महासागर की तरफ चली जा रही है और एक इधर चली जा रही है। ठीक है ना। तो यही है क्या, ये है आपकी भूकंपी केंद्र। ठीक, छिछले भूकंपी केंद्र की ये लाइन है। ठीक, और ये मध्य अटलांटिक कटक भी है यही। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही थी। ठीक, कि अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में तट रेखा के लगभग समांतर एक बिंदु रेखा आप देखेंगे। ठीक, हिंद महासागर तक चली जाती है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के थोड़ा दक्षिण में, ठीक, यह दो भागों में बढ़ जाती है। अभी दिखाया हमने, जिसकी एक शाखा, ये देखिए, जिसकी एक शाखा पूर्वी अफ्रीका की ओर चली जा रही है, अभी दिखाया हमने। ठीक, चली जाती है। और दूसरी, ठीक, म्यांमार से होती हुई न्यू गिनी पर एक ऐसी ही छोटी रेखा से मिल जाती है। ठीक, आप यह पाएंगे कि यह बिंदु रेखा मध्य महासागरीय कटकों के समरूप है। ठीक, यह भी तो बताया हमने कि मध्य महासागरीय कटकों के एकदम बीच से ही होकर के जा रही थी ये रेखा। ठीक, देखिए, भूकंपीय संकेंद्रण का दूसरा क्षेत्र छायांकित मेखला यानी शेडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक, ये कैसे दिखाया गया है, यहाँ पर ये देख लीजिए, यही ऊपर ही है यहीं पे। ठीक, ये देख रहे हैं। तो ये भूकंपीय क्षेत्र को कैसे दिखाया, इस तरीके से दिखाया गया है। देख रहे हैं, ये शेडेड जोन में जो ये भूकंपीय एरिया है, इस तरीके से आपको ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ठीक है ना, ये भूकंपीय क्षेत्र है। ठीक, अब बाकी ये छोटी छोटी जो डॉट डॉट लाइन है, ये ज्वालामुखी क्षेत्र दिखाया गया है। ठीक, और ये जो डॉट है बड़ा सा, ये तप्त स्थल दिखाया गया है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है। ठीक, ये कि शेडेड बेल्ट के माध्यम से दिखाया गया है, जो अल्पाइन हिमालय श्रेणियों के और प्रशांत महासागरीय किनारों के समरूप है। ठीक, देखिए, सामान्यतः मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं। ठीक, जबकि अल्पाइन महाद्वीप पट्टी पर प्रशांत महासागरीय किनारों पर ये केंद्र अधिक गहराई पर है। ठीक, ज्वालामुखी मानचित्र भी इसी प्रकार का अनुकरण करते हैं। ठीक, देखिए, प्रशांत महासागर, यार देखिए, प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जा रहा है। ठीक, रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है, देखिए, ये है प्रशांत महासागर का एरिया, है ना। और देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर कैसे ऐसे ज्वालामुखियों के ऐसे केंद्र पाए जा रहे हैं, देख रहे हैं। ये इस प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। एग्जाम में आया भी है, याद रखिएगा इसको। ठीक, तो ये हो गया आपका रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। फिर आगे देखिए, सागरीय अधस्तल का विस्तार। ठीक, मतलब जो हमारा, जैसे ये समुद्र का एरिया हो गया ना, ये समुद्री हो गया, तो इसका विस्तार भी होता है। ऐसा नहीं कि बस इतना है, ये कैसे विस्तार हुआ, इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि प्रवाह उपरांत अध्ययनों से महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। ठीक, प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। जो वेगनर का प्रवाह सिद्धांत था, जो वेगनर के यहाँ से जो वेगनर के विस्थापन सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। ठीक, देखिए, चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर किया है। ठीक, क्या क्या तथ्य हैं, ये देखिए। पहली बात तो ये कि यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। ठीक,
तो ये मध्य महासागरीय कटकों में ना ये देख रहे हैं ना, यही चीज़ है, देख रहे हैं, ये मध्य महासागरीय कटक है। तो देखिए यहाँ ज्वालामुखी, यहाँ ज्वालामुखी, ठीक है ना, ये सब यहाँ पर ज्वालामुखी। तो मध्य महासागरीय कटकों के सहारे ना अक्सर ज्वालामुखी देखे जाते हैं, ठीक है। ये मध्य महासागरीय कटकों के किनारे पे आप अक्सर ज्वालामुखी देखते हैं। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, ठीक। और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जैसे अब ये बेल्ट है ना, यहाँ पर सागरीय कटक है और यहाँ पर अक्सर ज्वालामुखी यहाँ से बाहर निकलते हैं। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। दूसरी बात देखिए क्या है कि महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ, ठीक, महासागरीय कटक वही बीच वाला जो डॉट डॉट लाइन है, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ ना समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन, चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है, ठीक। जैसे अब ये कटक हो गई, ये महाद्वीप हो गया और बीच में कटक हो गई, फिर ये महाद्वीप मान लीजिए हो गया, ठीक। तो बीच में जो एरिया है ना, यहाँ से ज्वालामुखी वगैरह जो आ रहे हैं ना, तो अब क्या है कि इसके अगल बगल की जो चट्टानें हैं ना, ये चट्टानें, इन चट्टानों में और इन चट्टानों में लगभग समानता पाई जाती है ना। वही बात यहाँ पर की जा रही है कि समानता पाई जा रही है, ठीक। आगे देखिए, महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में, ठीक, सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती हैं तथा ये चट्टानें नवीनतम है। ये उन्हीं चट्टानों की बात करें जो अभी हमने बताया ना कि इस तरीके से महासागरीय कटक में है और कटक के किनारे किनारे जो चट्टानें बन रही हैं ना, ये सब चट्टानें एकदम नवीनतम चट्टानें हैं। क्यों ऐसा हो रहा है जानते हैं? क्योंकि नीचे से जो ज्वालामुखी आता है ना, इनके नीचे से, तो यहाँ पर ये लावा का विस्तार ऐसे कर देते हैं, ठीक, जिससे क्या हो जाता है कि नया नया स्थलखंड टाइप का बनता रहता है, नए नई चट्टानें बनती रहती हैं। वही बात यहाँ पर की जा रही है। कटकों के सिर से दूर चट्टानों की आयु अधिक है, मतलब कटकों के, अब ये कटक का ये हो गया, ठीक, ये कटक हो गया, तो कटक से जैसे जैसे दूर जाएंगे ना, यहाँ पर चट्टानें पुरानी आपको मिलेगी। इन कटक के जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे ना, तो यहाँ पर चट्टानें नई मिलेंगी। ये क्या बताता है कि यहाँ पर दो चट्टानों के बीच से यहाँ पर ज्वालामुखी जो बाहर आ रहे हैं, लावा या मैग्मा बाहर आ रहा है, वो यहाँ पर इसके किनारे किनारे फैल रहा है। तो फैलने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ की चट्टानें नई हैं और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं यहाँ की चट्टानें पुरानी मिलेंगी, ठीक। तीसरी बात कह रहा है कि महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा नई है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, महासागरीय परपटी की चट्टानें नई हैं महाद्वीपों की अपेक्षा। क्यों है? क्योंकि अभी हमने बता ही दिया कि जैसे अभी ये महासागर हो गया, ये महासागर हो गया, यहाँ पर ऐसे पानी भरा हुआ है और यहाँ ये मान लीजिए मध्य कटक हो गई, तो यहाँ से जो ज्वालामुखी आया वो अगल बगल अपने क्या कर दे रहा है कि लावा वगैरह फैल जा रहा है, तो यहाँ पर नई चट्टानें बन रही हैं ना। लेकिन जैसे जैसे आप जाएंगे यहाँ पर इन सब एरियो में पुरानी चट्टानें मिलेंगी। यही बात कही जा रही है कि जो महासागरीय परपटी की चट्टानें हैं वो महाद्वीपीय परपटी चट्टानों की अपेक्षा नई हैं, ठीक। इस बात पर जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये मैप है। पहले तो ये देख लीजिए कि परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। आगे देखिए, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर हैं, ठीक है ना। वही चीज़ कहा जा रहा है यहीं पर। अच्छा, वहाँ पर क्यों भूकंपीय केंद्र कम गहराई पे? क्योंकि वो प्लेटें जो हैं ना, कटक हैं, अब बहुत नज़दीक हैं, गहराई भी कम है इनकी, तो यहाँ से मैग्मा वगैरह बाहर आ रहे हैं, बहुत जल्दी से यहाँ से निकल करके ऐसे अगल बगल में आकर के फैलने लगते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। ये आगे यहाँ से देखिए कि भैया इन तथ्यों और मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर बाद में जो हैरी हेस ने सन 1961 ईस्वी में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधस्तल विस्तार या सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि हेस का सिद्धांत क्या है? सी फ्लोर फीडिंग। सी फ्लोर फीडिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये स्थल हो गया
और यहाँ से सागर शुरू हो गया, फिर ये स्थल हो गया, फिर यहाँ से सागर स्थल शुरू हो गया, ये सागर हो गया यहाँ पर। तो ये होम्स ने बताया है कि जो ये एरिया है ना, इस एरिया का विस्तार हो रहा है, ये सागर का विस्तार हो रहा है, ठीक है ना। और क्यों हो रहा है वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है ना। हेस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार, यहाँ देखिए, लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेदन हुआ है, ठीक। और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ, समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि ये कोई प्लेट है, ठीक, ये कोई प्लेट हो गई, ठीक, यहाँ से, और ये मान लीजिए मेंटल का ऊपरी भाग हो गया, फिर ये क्रस्ट की ऊपरी प्लेट हो गई, ठीक। तो अब यहाँ पर है मैग्मा चैम्बर वगैरह, है ना, यहाँ से। अब यहाँ से मैग्मा जब ये बाहर निकल रहा है ना, बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इसके अगल बगल क्या हो जाएगा, लावा इकट्ठा होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर जब यहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगी तो ये चट्टानें इधर जाएंगी, ये चट्टानें इधर जाएंगी, ये इधर से तरंगे भी ऐसे फ्लो कर रही हैं, ठीक, जिससे ये चट्टानें इधर जाएंगी और ये वाली विपरीत दिशा में फैलेंगी। तो इससे क्या होगा कि इसका सागरी तल का जो होगा ना, यहाँ पर विस्तार शुरू हो जाएगा, ठीक। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपटी में विभेद हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपटी को दोनों तरफ धकेल रहा है, ठीक है ना। ये जो दरार बन जाती है, यहाँ पे जैसे दरार बन गई, अब यहाँ से दरार से जब लावा बाहर निकलेगा तो इस दरार से ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या होगा, विस्तार हो किसका, सागरीय परपटी का। देखिए, सागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और उसके साथ ही एक सागर में विस्तार से दूसरे सागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपटी के क्षेपण की बात कही, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि समझ लीजिए यहाँ पे कि जैसे अब कोई, ये मान लीजिए कोई प्लेट हो गई, ठीक, और दूसरी प्लेट हम मान लेते हैं ये हो गई ये प्लेट, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए ये ऐसे ज्वालामुखी या फिर लावा मान लीजिए बाहर निकल रही है, या ऊर्जा मान लीजिए बाहर निकल रही है, ठीक। तो अब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक। तो विस्तार हो रहा है, तो विस्तार हो रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे पानी भरेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर ये यहाँ पर फैल रहा है, ऐसे फैल रहा है, तो अब क्या होता है कि यहाँ तो फैल ही रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जा कर के अगर मान लीजिए यहाँ समुद्र है तो ये समुद्र सिकुड़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये सागर यहाँ पर फैल रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला सागर सिकुड़ेगा, ठीक। ये क्या बता रहे हैं कि जैसे अब ये प्लेट है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो जो सामने वाली प्लेट होगी, चाहे सागरी होगी या महाद्वीपीय होगी प्लेट, तो क्या होगा कि ये महाद्वीपीय प्लेट इसके नीचे जाके धंस जाएगी, है ना, इसके नीचे अधोगमित होती चली जाएगी, धंस रही है। धंसने की वजह से क्या हो रहा है, इधर महासागर का तो विस्तार हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर जो महासागर है वो सिकुड़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाली जो प्लेट इधर जा रही है ना, इस दिशा में जो जा रही है, तो ये प्लेट ऐसा नहीं कि सागर को सिकोड़ रही है, नहीं, ये प्लेट नीचे धंसती जा रही है। क्यों, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट जो होती है महासागरीय प्लेट से कमज़ोर होती है, तो ये महाद्वीपीय प्लेट जो होती है ये एकदम उसके नीचे धंस जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इधर भी विस्तार हो रहा है, सागरों का विस्तार हो ही रहा है, ठीक। महासागरीय परपटी का अपेक्षाकृत नया होना, ठीक, इसके साथ ही एक सागर में विस्तार दूसरे सागर में न सिकुड़ने पर हेस यही बता रहे हैं, ठीक। महासागरीय परपटी के क्षेपण की बात कही, ठीक। आगे देखिए, हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपटी से नई परपटी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्त में इसका विनाश भी होता है, ठीक। यही बात कही जा रही है यहाँ पर, ठीक। चित्र नंबर 4.3 में सागरीय तल विस्तार की मूलभूत संकल्पना दिखाई गई है, ठीक। देखिए कैसे दिखाई गई, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, मान लीजिए स्थल मंडल है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि ये इधर जा रही है, ये वाली प्लेट
है ना, और ये महासागरीय पटल इधर जा रही है, ठीक, तो जा रही है इधर जा रही है, लेकिन देख रहे हैं ये इधर ऐसे नीचे अधोगमित हो जा रही है, ठीक, मतलब अधोगमित मतलब नीचे धंस जा रही है। कौन सी प्लेट के, ये जो प्लेट यहाँ पर देख रहे हैं इस प्लेट के नीचे, एक सेकेंड देखिए, एक तो ये प्लेट हो गई, ये प्लेट ऐसे नीचे धंसती चली जा रही है, ठीक, और जो दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट पे इसको यहाँ से देखिए, ये एक दूसरी प्लेट है, ठीक, ये दूसरी प्लेट है। अब इसी प्लेट के नीचे ना ये वाली प्लेट ऐसे धंसती जा रही है, देख रहे हैं ये चीज़, ये स्थल मंडल है। तो यहाँ से ऐसे ज्वालामुखी वगैरह दुर्बलता मंडल यहाँ पे, इसी को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये पूरा एस्थेनोस्फीयर है जहाँ पर बहुत सारे पिघले हुए मैग्मा पाए जाते हैं, तप्त स्थल भी इसी बीच में पाए जाते हैं। ये स्थल मंडल इधर जा रहा है, ये सागरी पटल इधर जा रहा है। देखिए सागरी पटल यहाँ सबडक्ट हो रही है, ठीक, सबडक्टिंग प्लेट यहाँ पर धंसती चली जा रही, कौन से, ये महाद्वीपीय पटल है ना, ये देखिए ये महाद्वीपीय पटल है, ये महाद्वीपीय पटल इधर आ रही है, ये महासागरीय प्लेट ऐसे नीचे अधोगमित होती जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से संरचना बन रही, इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये विस्तार हो रहा है इसका महासागरीय प्लेट का। देखिए महासागरीय विस्तारित कटक ये हो रही। फिर ये देखिए ये सब खाइयाँ हैं, अभिसारी प्लेट किनारा है। अभिसारी प्लेट किनारा का मतलब जहाँ दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं ना, ठीक। ये अपसारी प्लेट किनारा है। अपसारी का मतलब क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है और जगह बन रही है, ठीक। रूपांतरित प्लेट सीमा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। अभिसारी प्लेट अभी हमने बता ही दिया क्या होता है, ठीक। महाद्वीपीय रिफ्ट क्षेत्र है यहाँ पर बन रहा है, ठीक। तो ये बातें यहाँ पर हेस ने बताई, ठीक। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो अब ये यहाँ तक ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ देखिए प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, ठीक, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार।